हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को कर लीजिए प्रेस। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। हमने चैप्टर नंबर 1 देख चुके हैं हम लोग, है ना। ऑलरेडी हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, आप जाकर देख लीजिएगा। तो हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था कि प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही तो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं, लेकिन एनिमल्स नहीं। एनिमल्स अपना जो है फूड प्लांट्स से ही लेते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही होते हैं। तो सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। हमने पढ़ा था कि फूड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो फूड है वो ह्यूमंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एनिमल्स के लिए ही नहीं। क्यों ज़रूरी है? फूड ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। वन ऑफ द मेन रीज़न ग्रोथ है, रिपेयरिंग बॉडी की, और बॉडी की अच्छे से फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी क्या है? फूड ज़रूरी है। एनिमल न्यूट्रिशन includes nutrition requirement, mode of intake of food and its utilization in the body। जो एनिमल न्यूट्रिशन होता है, एनिमल जो न्यूट्रिशन लेते हैं प्लांट से या एनिमल्स से, जो मतलब एनिमल्स जब लेते हैं न्यूट्रिशन, तो सबसे पहले न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, फिर मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, जो हमने फूड लिया जिससे हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है उसे हम खाएंगे, उसके बाद यूटिलाइजेशन होगा उसका बॉडी में, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं फूड कंपोनेंट्स से कंसिस्ट, यानी फूड में कंपोनेंट्स होते हैं, काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं, तो आप उनको लिख सकते हैं। कंपोनेंट्स हमने कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ा था, कंपोनेंट्स में ही कंपोनेंट्स ऑफ फूड हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, जिसमें एक कार्बोहाइड्रेट भी था। तो कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं जो कि यूटिलाइज़ नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो मतलब हम डायरेक्ट तो इनको खा नहीं सकते। तो सबसे पहले ये ब्रोकन यानी टूटते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, और जब ये कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट सिंपलर कंपोनेंट में टूटते हैं, उनको उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन का मतलब होता है कि जो आपने खाना खाया है वो अच्छे से सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाए। जैसे ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ये देखो सारा एक साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना इस तरीके से जिससे बॉडी इजीली इसको अंदर यूटिलाइज कर सके। तो इसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। तो ये डाइजेशन की एक तरीके से हो गया द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो फूड को छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देना, उसे हम डाइजेशन कहते हैं। अब डिफरेंट वेज़ होते हैं फूड को लेने के। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, ये अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है। बीज और ह्यूमिंग बर्ड्स जो हैं, नेक्टर ऑफ प्लांट, इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल फीड ऑन मदर्स मिल्क। तो यहाँ क्या बोला गया है कि जो ह्यूमन बर्ड्स और बीज होते हैं वो तो नेक्टर में से ले लेते हैं, ठीक है। और जो इन्फेंट्स होते हैं ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स, जो ह्यूमंस के बच्चे होते हैं और जो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, वो मम्मी जो माँ होती है उनका दूध पीते हैं, ठीक है। स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। जो पाइथन जैसे स्नेक होते हैं वो दूसरे जानवरों को मारकर खा लेते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो पानी वाले एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल, वो छोटे छोटे फूड खाते हैं जो कि फ्लोट हो रहे होते हैं आसपास पानी में। तो अलग अलग जो हैं एनिमल्स ऑर्गेनिज्म अलग अलग फूड लेते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ हम लिख सकते हैं कि मॉस्किटो का फूड क्या होता है और मोड ऑफ फीडिंग क्या होती है मॉस्किटो की, और अलग अलग की पूछी गई है। जैसे मॉस्किटो हमारा खून चूसता है ना, तो वो हम लिख सकते हैं, वही उसका एक तरीके से खाना होता है। सकिंग हम लिख सकते हैं, स्पंजिंग, स्वेलोइंग, च्यूइंग, स्क्रैपिंग, स्पिकनिंग,
कैप्चरिंग यानी पकड़ कर खाना। तो आप बता सकते हैं कि कुछ तो मार कर खाते हैं, कुछ मधुमक्खी वगैरह जो होते हैं अपने छत्ते से लेते हैं हनी, है ना, मतलब हनी बनाते हैं। और बहुत सारे मतलब अलग अलग जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग खाना खाते हैं, है ना, और अलग अलग तरीके से करते हैं। अब यहाँ फैक्ट है स्टारफिश का। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and food is slowly digested। तो ये फैक्ट है स्टारफिश के बारे में। इसमें बोला गया कि स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टारफिश उन एनिमल्स को खाती है जो कि कवर्ड होते हैं हार्ड शेल्स से। किसके हार्ड शेल से? कैल्शियम कार्बोनेट के हार्ड शेल से। उस शेल को खोलने के बाद, उस हार्ड शेल को खोलने के बाद जो स्टारफिश है वो अपना स्टोमच बाहर निकालती है अपने माउथ से, टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। यानी जो शेल्स होते हैं ना नदियों में, उनके अंदर जब एनिमल फंस जाते हैं ना, तो उन्हीं एनिमल को स्टारफिश खाती है। जो स्टारफिश कैसे खाती है? अपने मुंह से वो अपना पेट निकालती है और उस सॉफ्ट एनिमल को खा लेती है जो शेल के अंदर है। फिर जो स्टोमच है उसका, स्टारफिश का, वो दोबारा से अपनी बॉडी के अंदर अपना स्टोमक ले लेती है और धीरे से फूड को स्लोली डाइजेस्ट कर लेती है। अब आ रहा है नेक्स्ट, डाइजेशन इन ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है? हम फूड को लेते हैं माउथ से, अंदर डाइजेस्ट करते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं। जो अनयूज पार्ट हैं ऑफ द फूड आर डिफेकेटेड। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी? जब हमारा फूड बॉडी के अंदर जाता है तो क्या होता है उसके अंदर जाने के बाद? क्या आपने कभी ये सोचा है? तो जो फूड है वो पास करता है through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus. The canal can be divided into various components: the buccal cavity, food pipe or esophagus, stomach, small intestine, large intestine, ending in the rectum and the anus. It is not a very long path. These parts together form the alimentary canal, digestive tract. तो यहाँ बेसिकली क्या बोला गया है कि यहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया था, जो फूड है वो पास करता है एक कैनल से, यानी फूड ऊपर जाएगा और ऐसे नीचे 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 पूरा पास करेगा। ठीक है, सबसे पहले वो शुरू करता है बकल कैविटी से, यहाँ जहाँ से हम खाते हैं, च्यू करते हैं, फिर वो हमारे गले की तरफ बढ़ता है, फिर हमारी जो नीचे आता है, फिर पाइपलाइन वगैरह आती है, नीचे जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद ऐसे घूम घूम कर वो एंड कहाँ करता है? वो एंड करता है लास्ट में जो एनस है उधर, उसका एंड हो जाता है, फिर वो निकल जाता है उधर से। ठीक है, जो कैनल है, जिस कैनल से वो इतना लंबा रास्ता जो है उसे हम कैनल कह रहे हैं। तो इसके बीच में कितनी सारी चीज़ें आती हैं, वेरियस कंपार्टमेंट्स हैं। सबसे पहले बकल कैविटी से फिर वो फूड पाइप में जाएगा, जिसको हम फूड पाइप को हम और एसोफेगस भी कहते हैं। फिर स्टोमक में आता है हमारा फूड, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, और ऐसे करते करते वो लास्ट में हमारे रेक्टम में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ उसका रास्ता होता है फूड का, हमारी बॉडी से गुज़रता है फूड, बड़ा लंबा रास्ता है। तो ये सारे के सारे पार्ट्स जो हमने पढ़े, ये जो यहाँ देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें डार्क ब्लैक से हाईलाइट किया गया है। तो ये सारे के सारे पार्ट्स मिलकर हमारा एलिमेंट्री कैनल बनाते हैं, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रैवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। धीरे धीरे फूड जैसे नीचे नीचे आता जाता है बकल कैविटी से, फिर फूड पाइप में, फिर स्टोमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो धीरे धीरे वो वहाँ पर डाइजेस्ट होते जाता है, धीरे धीरे जब वो नीचे आता रहता है। The inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with canals such as salivary glands and the liver and the pancreas secrete digestive juices. The digestive juices convert complex substances of food into simpler ones. The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system. तो अब क्या बोला गया है यहाँ पर? यहाँ पर ये बोला गया है कि जो हमारा फूड कंपोनेंट है, जो इनर वॉल्स होती हैं स्टोमक की, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, या क्या बोला गया है, इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमक, यानी स्टोमक के अंदर वाली जो दीवार होती है, यानी ये वाला जो अंदर का पोर्शन है ना स्टोमक का, इसकी बात की गई है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, कहाँ है स्मॉल इंटेस्टाइन? ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद
जो ग्रंथियाँ होती हैं यानी वेरियस ग्लैंड्स जिन्हें हम बोलते हैं, जैसे कि लिए सैलिवरी ग्लैंड, यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड होता है, ये रहा, देखो दिखा रखा है इस डायग्राम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये रहा सैलिवरी ग्लैंड। और पैंक्रियास, लीवर, ये जो होते हैं, ये पैंक्रियास है और ये हमारा लीवर है, ये रहा यहाँ पर। तो ये सारे जो है ना क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस बनाते हैं, निकालते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ते हैं। और ये डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो मदद करते हैं हमारा जो खाना है, वो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसे तोड़ने में। अभी हमने पीछे देखा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूटता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, जो हमारा फूड है उसे तोड़ने में, उसे सिंपलर वंस बनाने में यही डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प करते हैं, ठीक है। और डाइजेस्टिव जूसेस कौन बनाता है ये हमने जाना, जो हमारे इनर वॉल है स्टोमक की, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, सैलिवरी ग्लैंड्स हो गए, ठीक है, लीवर और पैंक्रियास, ये जो हैं ये डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं। सैलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियास, ठीक है, ये जो है डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं, ठीक है। और ये डाइजेस्टिव जूसेस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर वंस बनाते हैं, जिससे हमारा डाइजेशन इजीली हो सकता है। और ये जो ग्लैंड्स वगैरह हैं ये टुगेदर बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव जूसेस के बिना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ना डाइजेस्ट करना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन्हीं सारी चीज़ों से बनता है। तो ये पूरा हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ पर हर एक पार्ट कुछ ना कुछ हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में। Now let us know what happens the food in different parts of the digestive tract। फिर फूड का क्या होता है जब वो डिफरेंट पार्ट्स में होता है ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का फिर से मतलब बता रही हूँ। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब ये पूरा जो कैनल है जिसकी थ्रू फूड पास करता है, इस पूरे को ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोला गया है। पहले वो इधर आएगा, फिर धीरे धीरे इधर इधर जाकर ऐसे ऐसे घूम घूम कर फिर वो आएगा नीचे तक, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउथ और बकल कैविटी के बारे में, जो सबसे ऊपर होती है, ये माउथ है और उसके नीचे बकल कैविटी जो है उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो फूड हमारे माउथ के थ्रू ही लिया जाता है अंदर। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेक्शन। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम फूड को अपने मुंह में एंटर करते हैं, माउथ में डालते हैं, फूड को अंदर लेते हैं अपने माउथ के, तो इसको हम इंजेक्शन बोलते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। फिर हम फूड को च्यू करते हैं, अपने दांतों से चबाते हैं और उसको खुद ही छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ईच टूथ इज़ रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। हमारा हर एक टूथ जो है वो सेपरेट सॉकेट में रूटेड है, यानी लगा हुआ है गम्स में, ठीक है। हमारे टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अलग, हर किसी के अलग अलग टीथ होते हैं, ठीक है, और परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। और आपको पता है हमारे टीथ के भी नाम होते हैं। आप कहेंगे कि टीथ को तो टीथ ही बोलेंगे, लेकिन टीथ के भी पर्टिकुलरली नेम होते हैं। जैसे ये हमारे टीथ का पूरा वो दिया गया है, चार्ट दिया गया है। इधर ये जो लास्ट वाला हमारा टीथ होता है मोटा टाइप का, उसे हम मोलर कहते हैं। उसके साइड में ये वाला जो देखिए, दो तो ये हमारे 3 मोलर हो गए बेसिकली, ये 3 तो हमारे मोलर हो गए। उसके बाद ये जो 2 होते हैं इस साइड में, ये हमारे प्री मोलर के नाम से जाने जाते हैं। एक थोड़ा नुकीला सा दांत होता है जिससे आप ज़्यादातर कुछ ना कुछ कट करते होंगे, उसे हम कैनाइन बोलते हैं। ये रहा कैनाइन। और यहाँ पर 2 तरफ जो हैं ये चारों बेसिकली आगे के, ये है इंसीजर, इनको हम इंसीजर बोलते हैं, ठीक है। तो वो इस तरीके से इनकी शेप होती है। ये इंसीजर, ये केनाइन होता है, ये प्रीमोलर होता है, और मोलर थोड़ा मोटा टाइप का होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो अब आप बता सकते हैं विच वन आर फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग, यानी किसी भी पेपर को फाड़ने के लिए या किसी में छेद करने के लिए कौन सा टीथ यूज़ होता है, कैनाइन यूज़ होता है ना, वो थोड़ा शार्प टाइप का होता है। च्यूइंग और ग्राइंडिंग के लिए कौन सा यूज़ होता है, तो ये आप बताएंगे। तो एक तो मैंने बता दिया कि जो कैनन होता है उससे आप पेपर वगैरह फाड़ना, मतलब कुछ भी टीयर करना, पियर्सिंग करने के लिए आप यूज़ करते हैं, बिकॉज ये शार्पेस्ट टीथ होते हैं कैनाइन, ठीक है। अगर बात करें इंसीजर की, तो इंसीजर जो है खाने को बाइट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो फूड है उसको बाइट करने के लिए इंसीजर। एंड प्री मोलर थोड़े इनका थोड़ा फ्लैट सरफेस होता है, तो फूड को क्रश करने के लिए यूज़ किया जाता है। मोलर सबसे लार्जेस्ट टीथ होते हैं, इनका भी बहुत फ्लैट सरफेस होता है, तो ये क्रशिंग के लिए, फूड को अच्छे से क्रश करके खाने के लिए मोलर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये इन सभी के फंक्शंस हैं। क्या
किस चीज़ के लिए इनका यूजेस है। मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में आप सभी जानते हैं कि आपके दांत टूटते हैं, जो दांत टूटते हैं उन्हें दूध के दांत कहा जाता है, यानी मिल्क टीथ कहा जाता है। और जो सेकंड फिर नया दांत उगते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं, यानी वो परमानेंट रहते हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी वो रहते हैं, ठीक है। तो एक बार आपके दांत टूटते हैं, उसके बाद दूसरी बार जब आते हैं तो वो दूसरी बार आने वाले जो दांत हैं वो दोबारा नहीं टूटते, ठीक है। और टूटेंगे तो तब टूटेंगे जब आपकी ओल्ड एज हो जाएगी या किसी डेंटल डिसीज़ की वजह से टूट सकते हैं, नहीं तो जो दूसरी बार दांत आते हैं वो कभी नहीं टूटते, ठीक है। अब यहाँ एक्टिविटी है, आपको अपने हैंड्स धुलने हैं, मिरर में देखना है और अपने टीथ काउंट करने हैं। अपनी इंडेक्स फिंगर का यूज़ कीजिए टीथ को फील करने के लिए, कितने एंड के टीथ आप देख सकते हैं। अपना एक एप्पल का पीस लीजिए, उसे खाइए, कौन सा टीथ आपने बाइटिंग और कटिंग के लिए यूज़ किया, यानी ये सब आपको ऑब्जर्व करना है और बताना है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि इन सभी टीथ्स के क्या क्या फंक्शंस है, लेकिन फिर भी आप एक बार खुद देखिएगा। तो हमारे माउथ में होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, जो कि सलाइवा निकालते हैं, ठीक है, जो कि सलाइवा सीक्रेट करते हैं, यानी थूक जो होता है हमारा सैलिवरी ग्लैंड से ही आता है। तो आपको पता है कि सलाइवा का क्या मतलब है, थूक किस काम का होता है, चलिए जानते हैं। यहाँ एक और एक्टिविटी आपको दे रखी है, चलिए जानते हैं। तो यहाँ आपको करना क्या है कि 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं इस एक्टिविटी के लिए। एक को आप ए लेबल करेंगे, एक को आप बी लेबल करेंगे। और टेस्ट ट्यूब ए में आप 1 टीस्पून फुल आप बॉइल्ड राइस डालेंगे, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब बी में आप 1 टीस्पून फुल बॉइल्ड राइस उसमें भी डालेंगे, लेकिन वो जो बॉइल्ड राइस होने चाहिए वो आपको खाकर डालें, यानी च्यू करने, अपने माउथ में डालो सबसे पहले आप, उसके बाद उन्हें थोड़ा चबाओ, उसके बाद 3 से 5 मिनट चबाने के बाद वो जो बॉइल्ड राइस अपने मुंह से आप निकाल कर टेस्ट ट्यूब बी में डालेंगे, ठीक है। 3 से 4 मिलीलीटर पानी डालना है दोनों ही टेस्ट ट्यूब में। अब 2 से 3 ड्रॉप डालनी है आयोडीन सॉल्यूशन की दोनों ही टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, सेम काम करना है। अब ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंजेस आए उनमें। तो देखो जो कलर में चेंज आएगा ना, तो बॉइल्ड जो आपने खाए हैं राइस उनमें इस तरीके का चेंजेस आएगा कलर में और ये जो पहला वाला ए था जिसमें आपको बिना खाए बॉइल्ड राइस डालने थे, उनमें देखिए ऐसा ब्लू का ब्लू ही रहेगा, ठीक है, इसमें चेंजेस आ जाएंगे। तो जो रिज़ल्ट है वो आपको अपनी क्लासमेट और टीचर के साथ शेयर करनी है। तो जो सलाइवा होता है उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या काम होता है, वो जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, स्टार्च को शुगर में, ठीक है। अब टंग की बात करें तो टंग है एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन, फ्लैशी टाइप की, जो हमारे बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, जो बकल कैविटी हमने देखी कहाँ थी, देखिए ये है बकल कैविटी, इसके एकदम पीछे यानी बैक साइड टंग अटैच होती है, ओके। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, फ्री होती है, आप किसी भी डायरेक्शन में उसको मूव कर सकते हैं। आपको टंग के फंक्शन पता है, हम टंग को टॉकिंग के लिए तो यूज़ करते ही हैं, बोलने के लिए तो यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो है सलाइवा को वो मिक्स करती है फूड के साथ ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वेलोइंग फूड को स्वेलो करने में भी टंग ही यूज़ करती है। टंग ना हो तो सलाइवा मिक्स ही ना हो फूड के साथ, ठीक है। तो वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टंग से तो हम टेस्ट ही करते हैं फूड को, टंग नहीं तो हम टेस्ट ही नहीं कर पाएंगे फूड। अब टंग के ना डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं फूड के टेस्ट को, कि फूड कैसा है, मीठा है, कड़वा है, सॉल्टी है या कैसा है। वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ ये रीजन होते हैं, यहाँ ये जो साइड में आपको ये जो दिया गया ना इस तरीके से बनाया गया है, तो आप बीच में कोई रीजन नहीं होता, ये सारे साइड में रीजन होते हैं, इधर डिफरेंट टेस्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल ये शुगर के लिए, ये कड़वे, ये सॉर के लिए, तो ये अलग अलग टेस्ट होते हैं, ठीक है इधर। तो यहाँ ना आप कैसे जान सकते हैं कि किस जगह कौन सा टेस्ट बर्ड है, वो आप कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सेपरेट सैम्पल बनाना है, शुगर सॉल्यूशन का, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन का, लेमन जूस का, और जूस जो कि नीम लीफ और बिटर यानी कड़वा हो। सबसे पहले एक शुगर का आप बनाएंगे सैंपल, एक सॉल्ट का जिसमें सॉल्टी कुछ हो, एक लेमन जूस, और एक होगा कुछ कड़वा सा जिसमें आप नीम की लीफ या कोई करेला वगैरह यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको अपने क्लासमेट के आंखों पर पट्टी बांधनी है और उसे बताना है, पहले तो उसकी टंग बाहर निकलवाइए, उसको स्ट्रेट और फ्लैट पोजीशन में रखना है टंग को। उसके बाद क्लीन टूथपिक से आपको क्या करना है,
अब सैंपल जो आपने बनाए हैं, शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन, ये सारे जो सैंपल आपने बनाए हैं उसे एक एक करके डिफरेंट एरियाज़ पे रखना है। टंग है, टंग की डिफरेंट एरियाज़ पे कुछ सारे सॉल्यूशन आप रख दो, ठीक है। उसके बाद एक नई टूथपिक लो, ईच सैंपल के लिए आपको नई टूथपिक का यूज़ करना है। फिर आपके क्लासमेट से आपको पूछना है कि किस जगह उसे स्वीट का टेस्ट आ रहा है, किस जगह उसे सॉल्ट का टेस्ट आ रहा है, किस जगह सॉर का और किस जगह बिटर सब्सटेंसेस का वो टेस्ट कर पा रहा है, ठीक है। अब राइट करने हैं अपने ऑब्जर्वेशन और 2.6 जो आपको दे रखा है वहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर इस एक्टिविटी को अदर क्लासमेट के साथ भी रिपीट कीजिए। जब आप रिपीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा वो मैं आपको बता देती हूँ कि आप कौन कौन से पोर्शन में क्या क्या टेस्ट बड होते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए इस जगह तो हमारा स्वीट होता है, इस वाले पोर्शन में, आगे के पोर्शन में तो हमारा स्वीट हो जाएगा, ठीक है। स्वीट का टेस्ट होता है बीच वाले पोर्शन में। उसके बाद इसी के इस साइड हम सॉल्ट का टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है, सॉल्टी। तो चीनी वगैरह का टेस्ट तो इधर आता है। फिर इस तरीके से लंबा सा एक ऐसे पोर्शन यहाँ पर होता है, इस पोर्शन में जिस पे मैं आपको रेड कर रही हूँ, इस पोर्शन में जैसे ये तो स्वीट का हो गया, ठीक है, ये तो स्वीट का हो गया। फिर बाकी का जो इस साइड और इस साइड थोड़ा थोड़ा पोर्शन है ना, इधर हमें सॉल्ट का टेस्ट आता है, ठीक है, सॉल्टी। एंड देन हमारा आता है इस तरफ थोड़ा, जो ये वाला पोर्शन है, इस तरफ कौन सा टेस्ट होता है, थोड़ा इस साइड हमारा होता है सॉर, ठीक है, सॉर। और थोड़ा ऊपर की साइड हमारा बिटर होता है, यानी कड़वा, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि कौन से टेस्ट बड किस तरफ होते हैं। तो जब आप एक्टिविटी करोगे तब भी आपको यही चीज़ पता चलेगी, आप ट्राई कर सकते हैं। अब हम फूड पाइप के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम ओएसोफेगस भी बोलते हैं। तो जो स्वेलोड फूड होता है वो फूड पाइप से होकर गुजरता है, ठीक है। आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पर 2.2 हमने एक पिक्चर देखी थी, तो यहाँ से ये जो है ना, ये फूड पाइप है हमारी, इधर से होकर गुजरेगा ना जो भी फूड होगा हमारा। जो फूड पाइप है वो रन्स अलॉन्ग द नेक के अंदर ही, नेक और चेस्ट के अंदर ही रन्स करती हैं, ठीक है, यानी होती हैं। तो ये आपको दिखा रखा है कि यहाँ से खाना आएगा, ये हमारी फूड पाइप है, ठीक है, इधर जा रहा है। और ऐसे फूड पाइप से होते होते ही ना स्टोमच तक पहुँच जाता है जो हमारा फूड है, ठीक है। तो फूड पाइप जैसे ये खाना है, ये रहा खाना, और ये जो हमारा ओएसोफेगस है यानी जो फूड पाइप है, उसके अंदर खाना आएगा और यहाँ स्टोमक तक पहुँचेगा, ठीक है। अब है आगे, फूड इज़ पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप की वॉल भी, वॉल यानी अंदर की जो सरफेस है, फूड पाइप के अंदर की जो दीवार टाइप की है ना, जैसे ये फूड पाइप है, इसके इस तरफ कुछ ऐसा ही सरफेस होता है कि खाना खिसकता जाता है, नीचे पुश होता जाता है, ठीक है। और ये जो मूवमेंट है ये पूरे एलिमेंट्री कैनल, यानी देखिए खाना गया और खाना पुश होता गया, नहीं खाना नीचे की तरफ फिसलता गया, तो फिसलन टाइप की होती है जिससे पूरे में खाना चला जाता है, नीचे तक पूरा पुश होते जाता है, ठीक है। कभी कभी फूड हमारे स्टोमक के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता और तभी हमें वॉमिटिंग आ जाती है, ठीक है। और रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वॉमिटिंग आफ्टर ईटिंग एंड थिंक फॉर द रीज़न फॉर इट। तो जब आपने खाना खाया और आपको वॉमिट आ गई हो तो आप रीज़न सोचते हैं ना, तो यही रीज़न होता है कि जो फूड जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता हमारे स्टोमक में, ठीक है, और इसी वजह से वॉमिटिंग हमें हो जाती है। अब स्टोमक की बात करें तो स्टोमक एक थिक वॉल्ड बैग हम बोल सकते हैं उसे, वो जे टाइप का होता है, फ्लैटेंड जे हम उसे बोल सकते हैं। जैसे जे है ना, तो जे पूरे ऐसे फ्लैटेंड जे है वो, ठीक है। और ये वाइडेस्ट पार्ट है हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनल यानी पूरा जो सिस्टम है ना, पूरी जो पाइपलाइन वगैरह है उन पूरे का सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट पार्ट है, ठीक है। और ये फूड को फूड पाइप से रिसीव करता है एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। यानी देखो ये जो स्टोमक है इसने लिया फूड पाइप से और छोड़ कहाँ दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ दिया, ठीक है। एक तरफ ये लेगा फूड पाइप से और दूसरी तरफ ये छोड़ देगा स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर। इनर लाइनिंग जो होती है स्टोमक की वो म्यूकोस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस निकालती है, ठीक है। स्टोमक की इनर बॉडी म्यूकोस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस निकालती है। तो
म्यूशस जो होता है वो तो इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है स्टोमक की, ठीक है। और जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो किल करता है काफ़ी बैक्टीरिया जो खाने के साथ हमारे स्टोमक में एंटर करते हैं ना, खाने के साथ जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें वो एसिड मारता है, ठीक है। और हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। जो क्लोरिक एसिड है स्टोमक का जो एसिडिक होता है, फूड इज मेक द मीडियम इन स्टोमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। और जो डाइजेस्टिव जूसेस निकालता है स्टोमक उनको एक्ट करने के लिए भी यही मदद करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। और जो प्रोटीन्स आते हैं ना खाने के साथ उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ने का काम होता है डाइजेस्टिव जूसेस का, जो कि स्टोमक द्वारा निकाले जाते हैं। जो डाइजेस्टिव जूसेस स्टोमक द्वारा निकाले जाते हैं वो प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। वो हाईली कॉइल्ड होती है और 7.5 मीटर्स लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ये इट रिसीव सिक्रेशंस फ्रॉम द लीवर एंड द पैंक्रियास, ठीक है। और ये लीवर और पैंक्रियास से ही निकले हुए जो जूस होता है उसी को लेती है। बिसाइड इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट्स जूसेस, और अपना भी जूस निकालती है लीवर, ठीक है। लीवर थोड़ी रेडिश ब्राउन कलर की होती है। जो अपर पार्ट में लीवर की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। जो लीवर है वो रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड है जो सिचुएटेड है अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। तो लीवर आपको पता है, लीवर अभी हमने देखा कहाँ पर सिचुएटेड है। लीवर हमारा इस यहाँ पर सिचुएटेड है, देखो ये रहा, ठीक है। ये लीवर है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ था उधर पढ़ते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ग्लैंड की बात करें तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी में, ठीक है। ये बाइल जूस निकालती है। ये कौन सा जूस निकालती है? लीवर बाइल जूस, ओके। लीवर सीक्रेट्स बाइल जूस एंड ये बाइल जूस एक किसी में स्टोर होके रहता है। ये किस में स्टोर होके रहता है बाइल जूस? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में स्टोर होके रहता है। गॉल ब्लैडर कहाँ पर है? देखो ये रहा गॉल ब्लैडर। देखो ये तो लीवर है, ये लीवर है, ठीक है। अब ये जो लीवर है ये जो भी जूस निकालती है बाइल जूस वो यहाँ गॉल ब्लैडर में क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। और जो फैट्स होते हैं उनके डाइजेशन में जो है बाइल जूस यूज़ होता है। बाइल जूस किसके डाइजेशन में यूज़ होता है? फैट्स के डाइजेशन में, ठीक है। पैंक्रियास एक लार्ज क्रीम कलर का ग्लैंड है जो कि जस्ट बिलो द स्टोमक लोकेटेड है। पैंक्रियास के बारे में भी हमने जाना था। पैंक्रियास क्या है? ये स्टोमक के एकदम नीचे सिचुएटेड है, ये रहा, ठीक है। ये इसको हम पैंक्रियास कहते हैं। अब इसका क्या यूज़ है पढ़ते हैं। तो पैंक्रियाटिक जूस, ये भी जूस निकालता है। ये कार्बोहाइड्रेट फैट्स और प्रोटीन्स को सिंपल फॉर्म में क्रिएट करता है। पैंक्रियास जो अपना जूस निकालता है, पैंक्रियाटिक जूस, ये कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन्स यानी वही हमारे जितने भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड है उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो एक फैक्ट बात यहाँ दी गई है, एक फैक्ट यहाँ बताया गया है कि कैसे स्टोमक डिस्कवर हुआ, कि स्टोमक कैसे वर्क करता है। पता तो था कि पेट होता है, लेकिन पेट काम कैसे करता है, ये जो हम पढ़ रहे हैं इतना सब कि पेट कैसे वर्क करता है। पहले फूड पाइप से जाकर फिर स्टोमक में आता है फूड, स्टोमक फिर वो जूसेस अपने सीक्रेट करता है। तो ये सब कैसे पता चला? तो ये सब पता चला स्टोमक को वर्क कैसे करता है स्टोमक। ये थोड़ा स्ट्रेंज इंसिडेंट है, एक तरीके से स्ट्रेंज है थोड़ा। 1822 में एक व्यक्ति थे एलेक्सिस एस.टी. मार्टिन, जिनको गोली लगी थी, बैडली हिट हुए थे शॉटगन से। तो उन्हें गोली लगी थी जिससे सीरियसली उनकी चेस्ट वॉल डैमेज हो गई थी और होल हो गया था उनके स्टोमक में। तो जैसे उनके स्टोमक में होल हो गया, ठीक है, तो वो अमेरिकन आर्मी डॉक्टर के पास गए जिनका नाम था विलियम बेयोमंट। उन्होंने क्या किया, उन डॉक्टर ने सेव किया पेशेंट को, बट वो अपना होल अच्छे से बंद नहीं कर पाया, यानी स्टोमक में जो होल हुआ था वो बंद नहीं कर पाए वो डॉक्टर अच्छे से। तो बेयोमंट जो थे, विलियम बेयोमंट, उन्होंने क्या किया, उनके पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी स्टोमक के अंदर झांकने की। तो उन्होंने स्टोमक के अंदर झांका और देखा कि ये तो बड़े वंडरफुल उन्होंने ऑब्जर्वेशन की कि स्टोमक के अंदर तो फूड है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एक फ्लूइड यानी एक क्या जूस निकल रहा है जो डाइजेस्ट करता है फूड को। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि स्टोमक के नीचे थोड़ा इंटेस्टाइन्स भी हैं
और जब डाइजेशन हो जाता है स्टोमक में से कंप्लीट, तब वो इंटेस्टाइन में भेजता है उसको। तो ये सब उन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया। तो ये यहाँ पर बताया गया था। अब आगे पढ़ते हैं। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टिनल जूसेस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब क्या होता है, अब जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का काम पूरा हो गया, उसने अपना काम पूरा किया, थोड़ा बहुत डाइजेस्ट करते जाते हैं ये सारे पार्ट, थोड़ा 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 थोड़ा। अब उसने किया, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन से नीचे वाला जो पार्ट है उधर वो भेजती है, जहाँ पर इंटेस्टिनल जूसेस जो होते हैं। देखिए, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है डाइजेस्ट कहाँ करती है, अपने नीचे वाले पार्ट में। अभी खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है। अभी यहाँ पर जो बताया रखा है वो ये बता रखा है कि जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जैसे ही खाना आया तो स्मॉल इंटेस्टाइन अपने नीचे वाले पार्ट में उसको डाइजेस्ट करेगी। नीचे वाले पार्ट में वो भी जूस निकालती है, हर पार्ट जूस निकालता है एक तरीके से। इंटेस्टिनल जूस होता है उसका, वो जो है डाइजेशन करता है सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर्स जैसे ग्लूकोज उनमें तोड़ दिया, फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरल, एंड प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में ब्रोक कर देती है, तोड़ देती है। अब एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो डाइजेस्टेड फूड होता है अब वो ब्लड वेसल्स में पास होता है इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, और इसी प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जो डाइजेस्टेड फूड है कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टेड फूड है अब वो ब्लड वेसल्स में जा सकता है, इंटेस्टाइन की जो वॉल है उनके ब्लड वेसल्स में जा सकता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जो इनर वॉल्स होती हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, अंदर का जो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर क्या होते हैं, 1000 ऑफ फिंगर होते हैं। दे आर कॉल्ड विल्ली, उनको हम विल्ली कहते हैं। यानी जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरीके से कुछ फिंगर सा उगा हुआ होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं विल्ली, सिंगुलर विलस, ठीक है, विल्ली बोलते हैं। तो विल्ली का क्या रोल होता है इंटेस्टाइन में, क्यों होती है विल्ली? जो विल्ली होती है इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। अब डाइजेस्टेड फूड का अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो पाए इसी के लिए विल्ली जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो डाइजेशन के लिए जो फूड होता है वो एब्जर्व किया जाता है ब्लड में, ठीक है। ब्लड उसे एब्जर्व करता है उस डाइजेशन के फूड को, और जो है उसे पूरे बॉडी में सप्लाई करता है, ठीक है। मतलब ये है एब्जॉर्प्शन। यहाँ बोला गया है कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है अब वो ब्लड वेसल्स में पास हो सकता है, ठीक है, पास इनटू तो ब्लड वेसल। तो जब वो ब्लड वेसल में पास होता है तो उसी को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन करने के लिए क्या चाहिए होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए होता है। तो जो विली है वो सरफेस एरिया को बढ़ा देती है जिससे डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन हो सके। तो विलस क्या है, विलस यानी विली का ही सिंगुलर है विलस, ठीक है। हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। तो देखिए हर विलस का एक नेटवर्क होता है ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू द इट्स सरफेस। जैसे हर विलस का एक नेटवर्क है थिन और स्मॉल ब्लड वेसल का अपने सरफेस से क्लोजली, ठीक है, अपने सरफेस से क्लोज। द सरफेस ऑफ द विली ऑब्जर्व द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। द ऑब्जर्व substances are transported via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as the proteins required by the body. तो अब यहाँ पर क्या होता है, अभी तक खाना ध्यान रखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है। स्मॉल इंटेस्टाइन में विली की हेल्प से अब कुछ होने जा रहा है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में विली है वो क्या करेगी, डाइजेस्टेड फूड को लेगी, ऑब्जर्व करेगी, और जो ऑब्जर्व उसने किया उसे वो ट्रांसपोर्ट कर देगी, यानी ब्लड वेसल्स के थ्रू भेज देगी डिफरेंट ऑर्गन्स में, पूरे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में, ठीक है। जैसे विली है उसमें हमने पढ़ा अभी भी, उसमें क्या होते हैं, नेटवर्क होता है विली के पास थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स का, ठीक है। तो उन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू अब जो डाइजेस्टेड खाना है वो अलग अलग ऑर्गन में जाएगा बॉडी के, ठीक है, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बिल्ड हो रहे थे, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं, जब ब्लड वेसल्स के थ्रू खाना जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स में, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में। तो जब
ब्लड वेसल्स में या खाना जाता है उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और जब ब्लड वेसल्स की थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में अब खाना पहुंच रहा है तो उसको एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब जो सेल्स होते हैं, सेल्स क्या करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में, और एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो अब हमें मिल गई एनर्जी। जैसे ही सेल्स के पास पहुंचा फूड, उन्होंने क्या किया, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और तब हमारी एनर्जी रिलीज़ हुई। तो खाना पहुंचा और हमें एनर्जी मिल चुकी है। अब जो फूड, अब पूरा अच्छे से फूड डाइजेस्ट हो चुका है, हमें एनर्जी भी मिल चुकी है फूड से। अब जो फूड बचा अनडाइजेस्टेड, यानी जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में वो फूड ही एंटर करता है जो अनडाइजेस्टेड होता है। लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, लेकिन वाइडर होती है, ठीक है। ये 1.5 मीटर की लेंथ होती है इसकी। इसका फंक्शन होता है टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड इसके पास आया उसमें से पानी और कुछ सॉल्ट लेने का काम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, और जो रिमेनिंग बचा हुआ जो वेस्ट है वो रेक्टम में ये भेज देती है एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस, और उधर चला जाता है। रेक्टम में कैसे भेजती है ये, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका फंक्शन है पानी को ऑब्जर्व करना, इसका फंक्शन है अनडाइजेस्टेड फूड में से ऑब्जर्व वाटर एंड सम सॉल्ट्स। जब अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर और सॉल्ट इसने ऑब्जर्व कर लिए तो अब वो जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा उसे इसने भेज दिया रेक्टम में। रेक्टम और भी नीचे होता है ना। अब उधर रेक्टम में यह जो खाना वगैरह है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ये आया सॉलिड सेमी सॉलिड फेसेस में, ठीक है। और ये जो होता है जब हम पॉटी करते हैं तो उस समय ये निकल जाता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, और जो मैटर है वो रिमूव हो जाता है। एनएस से टाइम टू टाइम रिमूव होते रहता है ना। तो इसी प्रोसेस को जब खाना निकल जाता है नीचे से तो उसको हम इजेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इजेशन। तो टाइम टू टाइम निकलते रहता है। तो ये हमने पढ़ा, पूरा डाइजेशन का प्रोसेस हो गया। अब डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ग्रास ईटिंग एनिमल में डाइजेशन कैसे होता है ये अब हम पढ़ेंगे। तो have you ever observed cows, buffaloes and other grass-eating animals chewing continuously even when they are not eating? तो हमने कई बार देखा है काउज़ को, आपने देखा होगा कि वो ऐसे कुछ ना कुछ चबाते ही रहते हैं काउज़ बफेलोज, है ना। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स यही होते हैं जो ऐसे कंटिन्यूसली च्यू करते रहते हैं, अपने मुंह को चलाते रहते हैं, इवन जब उनके मुंह में कुछ हो भी नहीं, जब वो खाना ना खा रहे हो तब भी वो ऐसे ऐसे चबाते रहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली वो स्वेलो करते हैं ग्रास को और उसे अपने पार्ट ऑफ द स्टोमक में रख लेते हैं, जैसे हम र्यूमेन कहते हैं। र्यूमेन उनका एक स्टोमच का पार्ट है, वो खाने को निकल लेते हैं और उस पार्ट में स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है। जब र्यूमेन में वो खाना स्टोर हो जाता है तो फिर क्या होता है, र्यूमेन में क्या होते हैं, हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड। र्यूमेन में थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन पार्शियली हो जाता है, यानी पूरी अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाता है। और जो डाइजेस्ट होकर फूड बनता है उसे कर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं। उसके बाद यही कर्ड उस र्यूमेन में से वापस आकर उस र्यूमेन में से माउथ में दोबारा जाता है और छोटे छोटे लम्प्स में जाता है, ठीक है। और एनिमल उसी को चबाते रहते हैं, समझ गए। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने खाना खाया, ये ओनली ग्रास ईटिंग एनिमल्स की बात हो रही है, काउज़ और बफेलोज जैसे ग्रास ईटिंग एनिमल्स की। तो जैसे उन्होंने खाना खाया, वो सबसे पहले उन्होंने निकल कर र्यूमेन में स्टोर कर लिया, र्यूमेन में वो थोड़ा सा डाइजेस्ट हो गया और छोटे छोटे लम्प्स में वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर फिर वो उसे च्यू कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं र्यूमिनेशन। इस प्रोसेस को र्यूमिनेशन कहते हैं। और ऐसे एनिमल्स को जो क्या करते हैं, र्यूमिनेशन का प्रोसेस करते हैं, उन्हें र्यूमिनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, र्यूमिनेंट्स कहते हैं। तो र्यूमिनेंट्स का ही एग्जाम्पल है काऊ, ठीक है। नीचे काऊ की आपको पिक्चर भी दे रखी है, ये रही पिक्चर। तो जो ग्रास होती है, ग्रास में सेल्यूलोस होता है, सेल्यूलोस में काफ़ी रिच होती है ग्रास। और सेल्यूलोस क्या है, सेल्यूलोस एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। जो र्यूमिनेंट्स होते हैं काऊ जैसे डियर एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं इनके अंदर बैक्टीरिया होता है, प्रेजेंट होता है र्यूमेन में। र्यूमेन में इनके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो कि डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोस में मदद करता है। जो सेल्यूलोस होता है ना ग्रास के अंदर, उसका डाइजेशन हर कोई नहीं कर पाता। हम जैसे ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे सेल्यूलोस को। यहाँ पर भी लिखा है काफ़ी एनिमल्स ह्यूमंस को इंक्लूड करते हुए सेल्यूलोस को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। जो जिनके बॉडी में र्यूमेन होता है, र्यूमेन में क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जो कि है यहाँ बता नहीं रखा, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है र्यूमेन में,
ठीक है, जो डाइजेशन में मदद करता है सेल्यूलोज के। ठीक है, एनिमल्स हो गए हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा, इनमें क्या होता है, इनमें एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सेशम कहते हैं, जो कि फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। फूड पाइप ये रही और स्मॉल इंटेस्टाइन नीचे है, इसके बीच में एक होता है सैशियम। सैशियम में क्या होता है, ये सैशियम एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर सेल्यूलोज है फूड का, वो डाइजेस्ट होता है। यहाँ पर सैशियम किस में होता है, सैशियम होता है हॉर्सेस, रैबिट एक्सेट्रा, ऐसे जो एनिमल्स हैं हॉर्सेस, रैबिट, इनमें क्या होता है, सैशियम होता है। सैशियम फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है, जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और सेल्यूलोज एक बैक्टीरिया के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है, जो कि ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं है, तो अभी तक हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम हमने जाना एनिमल्स का, यहाँ पर ह्यूमनेंट्स की हम लोगों ने बात करी। लेकिन ऐसे भी कुछ छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका मुंह ही नहीं होता, ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता। तो बिना डाइजेस्टिव सिस्टम और बिना माउथ से तो अंदर खाना जाएगा ही नहीं, और अगर मान लो माउथ हुआ भी, अंदर खाना चला भी गया, तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है तो डाइजेस्ट कैसे होगा। तो कुछ ऐसे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे अमीबा, तो उसमें कैसे होता है डाइजेस्ट, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फीडिंग एंड डाइजेस्टिंग इन अमीबा। अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इसमें सिर्फ सिंगल सेल होता है। हमने पढ़ा, इसके आप जान चुके होंगे शायद इसके बारे में। अमीबा है ये, और इस तरीके से दिखता है। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक यानी छोटा होता है बहुत ज़्यादा। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन अराउंड इट, डेंस न्यूक्लियस एंड सो मैनी बबल लाइक वैक्यूल्स। तो इसमें एक सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और उसके साथ साथ न्यूक्लियस होता है बीच में। न्यूक्लियस ये रहा, देखिए न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन, और उसके अलावा एक बहुत सारे बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं, साइड में बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो इन इट्स साइटोप्लाज्म में यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं वैक्यूल्स हैं। तो अमीबा जो है कंस्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा कैसा होता है, अगर ये आपको ऐसा दिख रहा है तो ज़रूरी नहीं कि ये ऐसा ही हो, ये अपने समय समय पर पोजीशन और शेप चेंज करते रहता है। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड पिसियोपोडिया और फॉल्स फीट मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। तो यहाँ ये बोला गया है कि ये एक से ज़्यादा फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस बाहर निकालता है, जिसको हम सियोडोपोडिया कहते हैं या फिर फॉल्स फीट मूवमेंट कहते हैं, ठीक है, या तो सियोडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट इनको कहते हैं। ठीक है, जिससे ये फूड को कैप्चर कर सके। जैसे यहाँ पर फूड है तो ये अपना क्या करेगा, ऐसे मतलब इसके अंदर ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालेगा इस तरीके से, जिसे हम सियोडोपोडिया कहते हैं, और उससे ये फूड को कैप्चर कर लेगा। ठीक है, ये फूड आ गया इसके कब्जे में, फिर ये इसको खा जाएगा। तो इस तरीके से ये करता है। अमीबा सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को खाता है, बहुत छोटे छोटे। व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुश्ड आउट सियोडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्प्स इट। जैसे इसे पता चला कि सामने फूड है तो वो क्या करेगा, अपने जो पैर टाइप के हैं, फॉल्स फीट हैं जिसको हम सियोडोपोडिया बोलते हैं, उन्हें बाहर निकालेगा और पार्टिकल को जो फूड है उसको कब्जे में कर लेगा और उसे खा जाएगा। ठीक है, जो फूड है वो ट्रैप हो जाता है फूड वैक्यूल में। ठीक है, फूड वैक्यूल कहाँ है, देखिए अमीबा की फूड वैक्यूल दिखाती हूँ मैं आपको, ये रही इसके फूड वैक्यूल, इधर वो कैद हो जाएगा, ट्रैप्ड हो जाएगा और अमीबा उसको खा जाएगा। ठीक है, और डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू फूड वैक्यूल, और जो मैंने फूड वैक्यूल अभी आपको दिखाया है ना, वहीं पर डाइजेस्टिव जूसेस भी होते हैं और इन जूसेस की मदद से डाइजेशन ईजी हो जाती है। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। जैसे मैंने बताया, जैसे ह्यूमन बॉडी में भी डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से जो फूड है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इसी तरीके से जो अमीबा है उसमें भी फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व्ड, और डाइजेस्टेड फूड को ये ऑब्जर्व कर लेता है। फिर तो ऑब्जर्व सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। फिर वो ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता रहता है। यानी ये से
इससे खाया, इससे इसको एनर्जी हुई, ग्रोथ हुई, इसकी मेंटेनेंस हुई, ठीक है। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, और वैक्यूल के द्वारा ही बाहर निकल आता है वो फूड जो अनडाइजेस्टेड होता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ द सेम इन ऑल एनिमल्स। जो बेसिक प्रोसेस होता है डाइजेशन ऑफ फूड का और एनर्जी के रिलीज़ का वो सेम ही होता है हर एनिमल में। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ऑब्जर्व बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगली जो हमारा चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि जो फूड है जो कि ऑब्जर्व किया है इंटेस्टाइन ने, वो वेरियस बॉडी पार्ट्स को कैसे ट्रांसपोर्ट करती है उस फूड को, ये हम पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। फिलहाल हमने जाना डाइजेशन सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पूरा जाना, उसके हर पार्ट के बारे में जाना हमने, पैंक्रियास वगैरह के बारे में भी पढ़ा है ना, और हमने पढ़ा डाइजेशन, इजेशन, ये सब क्या होते हैं, ठीक है, अब्जॉर्प्शन, ये सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, और लीवर वगैरह सब हमने जाना है। आई होप आप समझ गए होंगे चैप्टर को, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पर पीछे हमने एक, हाँ देखिए ये यहाँ पर एक और चीज़ दे रखी थी डायरिया के बारे में, इसे हमने नहीं पढ़ा, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। समटाइम्स आप वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली जो है एक्सपीरियंस करेंगे, इस कंडीशन को डायरिया बोलते हैं। ये एक इन्फेक्शन से हो सकता है, फूड पॉइजनिंग या इनडाइजेशन से हो सकता है। इंडिया में काफ़ी कॉमन है, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन में काफ़ी, और कभी कभी ये बेहद ख़तरनाक भी हो जाता है, और इसकी वजह से काफ़ी सारे एक्सेसिव लॉस हो जाते हैं वाटर और सॉल्ट के बॉडी में से। डायरिया को ऐसे ही हमें लेना नहीं चाहिए हल्के में। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज़ कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व्ड इन इट। और हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर से बात करके पेशेंट को या तो बॉइल्ड या फिर कूल्ड वाटर देना चाहिए, और जो भी पानी दो उसमें सॉल्ट और शुगर मिलनी चाहिए, यानी नमक और चीनी, ठीक है। और इसको हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी ORS कहते हैं। तो डायरिया में जो पेशेंट होते हैं उन्हें दिया जाता है पानी, जिसके अंदर हम सॉल्ट और शुगर डालेंगे, और सॉल्ट और शुगर जब हम डालते हैं तो ये ORS होता है, यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, डायरिया के बारे में पूछा जा सकता है, तो फिर वो है, उसका आंसर हो जाएगा जो मतलब फ्रीक्वेंटली वाटरी स्टूल जब आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आप इधर से लिख सकते हैं व्हाट इज डायरिया, यू मे हैव एक्सपीरियंस द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली, दिस कंडीशन इज नोन एज डायरिया। ये तो डायरिया का आंसर हो सकता है। और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, अगर हम पानी में सॉल्ट और शुगर डिसॉल्व करें तो वो ORS होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ये हमने चैप्टर में जाना। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।